लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आपको पता है कि कोर्ट के जजमेंट्स को पढ़ने का सही तरीका क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए एंड आई प्रॉमिस यू दैट यह वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कोर्ट के केसेस को किस तरीके से तेजी से पढ़ा जा सकता है। हाउ टू स्विफ्टली रीड थ्रू जजमेंट्स। अब आपकी स्क्रीन के सामने एक जजमेंट देख रहे होंगे आप। इस जजमेंट को मैं पढ़ते जाऊंगा एंड इंपॉर्टेंट पोर्शंस को हाईलाइट करते जाऊंगा, जिससे आपको अंदाजा लग सके कि केसेस को पढ़ा कैसे जाता है। सो केस का नाम है पी युवा प्रकाश वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज अ क्रिमिनल अपील, मतलब ये क्रिमिनल लॉ से संबंधित जजमेंट है। जजमेंट के ऑथर हैं ऑनरेबल जस्टिस रविंदर भट्ट। अब कोई भी जजमेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में आप यह देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस क्या इन्वॉल्व थे। इस केस में सेक्शन 366 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो कि किडनैपिंग से संबंधित है, वह इन्वॉल्व था, एंड सेक्शन 6 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 6 इन्वॉल्व था। 366 में अक्विट हो गया था एपेलेंट एंड सेक्शन 6 में कॉन्विक्शन हो गया था, सजा मिल गई थी उसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस केस की स्टोरी यह है कि एक व्यक्ति टी अब्दुल हमीद ने पुलिस में कंप्लेन करी कि उसकी जो छोटी बेटी है उसको पेट दर्द हो रहा था एंड उसको बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और जब वह वापस आ रही थी तो एक युवा प्रकाश नामक व्यक्ति और 2 अन्य व्यक्ति किडनैप कर लिए उनकी छोटी बेटी को एंड एक 2 व्हीलर से भाग गए। इसके बाद अगले दिन जिस व्यक्ति ने किडनैप करा था वह एम को, उस लड़की को एक मंदिर ले गया, वहां पे शादी कर ली और शादी करने के बाद वो अपने दोस्त के यहाँ चले गए। उसके बाद यह एलिगेशन है कि उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करा। जो अभियुक्त था उसने एक मारुति वैन में उस लड़की को मदुरई ले गया और वहां पे 15 तारीख से 25 तारीख तक वो लोग साथ में रहे। इसी दौरान पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रही एंड 25 तारीख को जो अभियुक्त था, जो कि इस केस में एपेलेंट है, और बाकी लोगों को पता चला कि उनके खिलाफ तो पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च हो गई है एंड इसी कारण वो जो लड़की थी एम, उसको छोड़ के मदुरई से बाहर चले गए। उसके बाद जो वो लड़की थी जो किडनैप हुई थी वह अपने फादर के घर वापस आ गई। इसमें जो सेक्शन 164 का स्टेटमेंट होता है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, उसमें उस लड़की ने यह बोल दिया कि वह तो अभियुक्त से प्यार करती है, पिछले 1 साल से उनकी रिलेशनशिप चल रही है और यह उनके घर पे भी पता थी सारी चीजें, लेकिन घर वाले ऑब्जेक्ट करते थे और मना करते थे मुझे कि इसके साथ नहीं शादी होगी तुम्हारी, इसके साथ घूमना फिरना बंद कर दो। और मैं इस बात से व्यथित होकर चूहे मारने की दवाई मैंने खा ली सुसाइड करने के लिए, लेकिन उससे मेरी मौत नहीं हुई और मेरा अस्पताल में ट्रीटमेंट करा गया। एंड फिर अभियुक्त आया, वो मुझे ले गया, मेरी मर्जी से ही ले गया। हम एक मैरिड कपल की तरह हमने समय बिताया, हमने शादी वगैरह करी एंड जब पुलिस सर्च कर रही थी तब हमें पता चला कि मेरे पिता ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल करी है एंड उसने यह क्लियरली बोला दैट शी वॉज नेवर एबडक्टेड नॉर मैरिड फोर्सफुली एंड अपनी मर्जी से उसने शादी करी है। इसके बाद पुलिस ने अन्य धाराएं भी, जैसे सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात करता है, सेक्शन 10 ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, क्योंकि इस केस में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी कि जो विक्टिम थी उसकी एज को लेके बड़ा कंफ्यूजन था। उस पार्ट को हम आगे डील करेंगे, बट इसी कारण से सेक्शन 10 ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट लगा। अल्टीमेटली जो निचली अदालत थी उसने सेक्शन 6 में अभियुक्त को सजा दे दी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दे दिया। इससे परेशान होकर अभियुक्त ने हाईकोर्ट में अपील करी और हाईकोर्ट ने उसका जो सेंटेंस था वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम करके 10 साल का कर दिया, लेकिन उसको फिर भी दोषी ही माना हाईकोर्ट ने। अब हम आगे देखेंगे, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूं तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट्स की क्या समरी है ये कोर्ट ने आई एम श्योर आगे बताई होगी। आई वुड ऑलवेज एडवाइज दैट पहले आप कोर्ट की एनालिसिस पढ़ा करिए, क्योंकि बहुत बार उसमें आर्ग्यूमेंट्स की समरी आपको वैसे ही मिल जाती है। उसके बाद अगर आपको किसी आर्ग्यूमेंट को डिटेल में पढ़ने का मन हो तो फिर आप ऊपर स्क्रॉल करके जिसके भी आर्ग्यूमेंट्स आप पढ़ना चाह रहे हो वो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको समरी तो कोर्ट की एनालिसिस से ही मिल जाती है, इससे आपका काफी समय बचेगा इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने से।
अब यहाँ पे एनालिसिस एंड कंक्लूजन्स, यहां से हमें देखना है। यहाँ पे सबसे पहले कोर्ट ने डिस्कस करा है सेक्शन 34 ऑफ पॉक्सो एक्ट। सेक्शन 34 यह कहता है कि पॉक्सो एक्ट के कोई भी केस में अगर अक्यूज्ड पर्सन या अभियुक्त कोई बच्चा हो तो उसमें जेजे एक्ट भी लगेगा, मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजंस भी देखे जा सकते हैं, अप्लाई करे जा सकते हैं। इसके अलावा इस सेक्शन में यह भी लिखा है कि कोई भी व्यक्ति की अगर एज से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो उसमें कोर्ट को अपने आप को स्ट्रिक्टली सेटिस्फाई करना पड़ेगा और एक रिटर्न ऑर्डर लिखना पड़ेगा प्रॉपर ढंग से। कोर्ट का कहना पड़ा दैट सिंस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन लाइट ऑफ सेक्शन 34, इसलिए हम सेक्शन 94 देखेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, जो बात करता है प्रिजम्पशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज की। इसमें 3 मेथड्स दिए गए हैं। क्या है प्रोसेस ऑफ एज डिटर्मिनेशन? सबसे पहले आपको देखना है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल और द एग्जामिनेशन बोर्ड, मतलब अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ते हैं तो आप उससे बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसके द्वारा कोई जारी सर्टिफिकेट देख सकते हैं, या अपने स्कूल से बर्थ सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। और अगर वह नहीं है आपके पास तो फिर आप जो आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या पंचायत है वहां से आप बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं एंड उसको कंसिडर करा जा सकेगा। लेकिन अगर आपके पास किसी भी प्रकार का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तब आप क्या करेंगे? तब लास्ट रिजॉर्ट होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें ऑसिफिकेशन टेस्ट करते हैं जिससे आपके हड्डियों की डेंसिटी वगैरह पता चलती है एंड उससे आपकी एज का एक एस्टिमेट निकाला जाता है दैट आप 5 साल से 7 साल के बीच की आपकी उम्र होगी, या 10 साल से 15 साल, या 20 साल से 25 साल, इस तरीके के एस्टिमेट्स निकाले जाते हैं। इसके अलावा और भी काफी मेडिकल टेस्ट्स होते हैं जो एज डिटरमिन के लिए करे जाते हैं। सो दिस इज व्हाट सेक्शन 94 सेज दैट एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आप मेडिकल एग्जामिनेशन या ऑसिफिकेशन टेस्ट कर सकते हो। एंड फिर कोर्ट ने बताया कि इन दी प्रेजेंट केस सिर्फ एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगाया गया है, इसमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने और कई तरीके से पता करने की कोशिश करी कि विक्टिम की एज कितनी हो सकती है। फिर कोर्ट ने ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी देखा। कोर्ट ने पता करा कि ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ किस हिसाब से डाली गई है। उससे कोर्ट को समझ में आया कि कोई कंक्लूसिव तरीके से नहीं डिटरमिन करी गई है, कोई बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड तरीके से इस बच्ची की डेट ऑफ बर्थ नहीं रिकॉर्ड करी गई है। एंड इसलिए कोर्ट का कहना पड़ा कि अब ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे हम नहीं रिलाय करेंगे, इसके बजाय हम मेडिकल ओपिनियन पे रिलाय करेंगे। कोर्ट का कहना पड़ा कि यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी ये सर्टिफिकेट देखने की, आपको सीधे मेडिकल एविडेंस देखना था। एंड मेडिकल एविडेंस भी इस केस में हुआ था जिसमें बोला गया था कि लड़की की एज 18 से 20 साल के बीच की है एंड क्रॉस एग्जामिनेशन में बोला था कि आप 19 साल मान सकते हो इसकी सेफ डेट ऑफ बर्थ। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स कोर्ट का कहना पड़ा कि हम तो ऑसिफिकेशन या बोन टेस्ट को ही सबसे ऑथेंटिक एविडेंस मानेंगे एंड ये तो जिस डॉक्टर ने एग्जामिन करा है उसने भी एक्सेप्ट करा है, तो हमें अब इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है। अब एज का क्वेश्चन डिटरमिन होने के बाद कोर्ट उन प्रोविजंस पर आई जिसके तहत अक्यूज्ड को सजा दी गई थी। इसमें सबसे पहला है सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट, जो कि बात करता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। इसमें सेक्सुअल असॉल्ट क्या है हमें पहले ये जानना होगा, जो कि सेक्शन 7 में डिफाइन करा हुआ है कि सेक्सुअल इंटेंट के साथ अगर आप बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को छू रहे हो, किसी भी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट हो रहा हो, उसमें पेनिट्रेशन हो या ना हो, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 बात करता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 डिफाइन करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को, जिसके अनुसार अगर पेनिट्रेशन प्राइवेट पार्ट में हो रहा है तो वह पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लगभग यही सिमिलर मीनिंग है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, जो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में प्रोवाइडेड है। Whoever commits penetrative sexual assault on the child more than once or repeatedly, मतलब अगर आप एक बार से ज्यादा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करेंगे तो वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है। इसके बाद कोर्ट ने असॉल्ट की डेफिनेशन डिस्कस करी, जो सेक्शन 351 ऑफ इंडियन पीनल कोड में दी गई है।
इसके अनुसार कोई भी अगर व्यक्ति ऐसा कोई संकेत करता है या तैयारी करता है जिससे कि सामने वाले को यह अंदेशा लगे कि उसके विरुद्ध क्रिमिनल फोर्स यूज हो सकती है, तो उसको फिर असॉल्ट बोला जा सकता है। और क्रिमिनल फोर्स क्या है, ये सेक्शन 350 ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है। इसके अनुसार अगर आप किसी भी तरह की फोर्स इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इंजरी, डर या किसी भी प्रकार से आप परेशान कर रहे हो अपनी फोर्स या ताकत यूज करके, तो उसको क्रिमिनल फोर्स बोला जा सकता है। अब ये तो हो गई पूरी लीगल व्याख्या, लेकिन इस केस में क्या इसकी जरूरत है? कोर्ट का कहना पड़ा कि जो विक्टिम है उसने क्लियरली बोला है दैट शी वाज इन लव विद द एपेलेंट। उसने जहर तक खा लिया था क्योंकि वो अपनी जीवन एपेलेंट या अक्यूज्ड के साथ बिताना चाहती थी। इसके अलावा अगर आप मेडिकल एविडेंस भी देखेंगे तो कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है प्राइवेट पार्ट्स को, मतलब कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो उस लड़की के साथ, ये कहीं से नहीं सिद्ध हो रहा है। किसी भी प्रकार की ऐसी इंजरी नहीं देखने मिल रही है। नेक्स्ट कोर्ट ने यह बोला कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने यह प्रूव ही नहीं करा है कि किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती थी इस केस में। एंड मोर इंपॉर्टेंटली कोर्ट का कहना पड़ा दैट हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी मान लेंगे, लेकिन वह तभी हो सकता है जब विक्टिम एक माइनर व्यक्ति हो, 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति हो। फिर कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या नहीं करा, किस तरीके से एविडेंस को नहीं ढंग से समझा, वह सारी चीजें कोर्ट ने बताई। कोर्ट का कहना पड़ा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट विटनेसेस को तो क्रॉस एग्जामिन तक नहीं करा गया है। एंड जो भी विक्टिम कह रही है, हमें तो पढ़ के लग रहा है कि वो सही बात ही कह रही है। वो खुद बोल रही है कि कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। हमें कोई ऐसा रीजन नहीं मिल रहा कि हम उसकी इस बात को ना माने। प्लस एज का क्वेश्चन भी जब सेटल्ड है तो फिर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत चार्जेस या प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत चार्जेस सस्टेन ही नहीं करे जा सकते हैं। इनके अंतर्गत जो भी सजा दी गई है उसको हम सेट असाइड कर रहे हैं, उसको हम हटा रहे हैं। एंड इस केस में कोर्ट ने जो एपेलेंट था या अभियुक्त था उसको बाइज्जत बरी करा, उसके लिए क्लियरली बोला दैट इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं बन रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यह था पी युवा प्रकाश वर्सेस स्टेट का केस। काफी छोटा जजमेंट था ये, एंड हमने देखा कि हम किसी भी जजमेंट को 15-20 मिनट में कैसे पढ़ सकते हैं। अगर इससे बड़ा भी जजमेंट होएगा तो भी आपको सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। आई विल ट्राई दैट इसके नेक्स्ट पोस्ट में मैं कोई बड़ा जजमेंट उठाऊं एंड वो आपको मैं पढ़ के दिखाऊं। हालांकि अगर आप ये स्ट्रेटेजी सीख जाओगे कि आपको शुरू में फैक्ट्स देखने हैं, फिर आपको कुछ चीजें स्किप करनी है, जैसे जो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं वकील वो आप स्किप कर सकते हो एंड सीधे कोर्ट की रीजनिंग पर आ सकते हो। बाद में इंटरेस्ट आने पर आप वापस आर्ग्यूमेंट्स पढ़ सकते हो वकील के। सो आई होप दिस वॉज यूजफुल टू यू। आपके और कोई सजेशंस हो और कोई रिक्वेस्ट्स हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।